इसमें हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं और इसको संविधान में क्यों रखा गया है, जबकि ये शुरुआती तौर पे जब हमारा संविधान बन रहा था 1950 में इसको नहीं लाया गया। ये 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, इसको ऐड किया संविधान में। इसकी क्या जरूरत रही और ये कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे आई है, ये होती क्या है, इसकी क्यों नीड रही, इन सब चीजों को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा है पुरानी सीरीज में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए वो हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की है, वहां पे मौलिक अधिकार की व्यवस्था की है, जिससे कि सरकार किसी भी सिटीजन के अधिकार का हनन नहीं कर सके। इसी प्रकार से आगे चल के हर नागरिक के कुछ कर्तव्य भी हैं, क्योंकि कोई भी अधिकार बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम नहीं कर सकता। उसी लिए 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जिस समय इमरजेंसी चल रही थी उसी समय 42nd अमेंडमेंट करके 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 क्लोज ए डाला है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज डाली हैं कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एज ए सिटीजन हमारे सिर्फ अधिकार नहीं है, हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मोरल ड्यूटीज हैं कि हमें देश के प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं। हमारे देश के प्रति हर नागरिक के जो कर्तव्य हैं उसको एक आर्टिकल में डाल करके इंदिरा गांधी ने उसको संविधान का एक हिस्सा बनाया, पार्ट बनाया। उसी को हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, मौलिक कर्तव्य क्या है? ये कुछ नहीं है, मोरल ऑब्लिगेशंस हैं। हमारे क्या चीज हमें मोरली करनी चाहिए, नैतिक रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है देश के प्रति। अगर देश हमें सुरक्षा देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार देता है, तो हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, हम भी देश का ध्यान रखें, हम भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएं एज अ सिटीजन। किस चीज के लिए? टू प्रमोट, किस चीज को बढ़ाने के लिए? स्पिरिट ऑफ पैट्रियलिज्म, हम देशभक्ति को बढ़ावा मिले, और अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया, हमारा देश एक रहे, अखंड रहे। देश की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हमें हमारा देश किसी भी हद तक, क्योंकि हमने देखा है 1947 में किन्हीं कारणों से डिविजिव पॉलिसीज के कारण या अन्य कारणों से 1947 में हमने देश को बढ़ते हुए देखा है। तो ऐसा कोई डिवीजन आगे ना हो फर्दर, इसके लिए हमारे इंडिविजुअल्स में, हमारे नागरिकों में एक भावना रहे देश प्रेम की, हमारा देश एक बना रहे। इसके लिए कुछ मौलिक कर्तव्य, हर नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं, उसको इसमें दर्शाने की कोशिश करिए। इन ड्यूटीज से जो कि लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, मींस अगर ये ड्यूटी आप मानते हो तो बहुत अच्छा है, मोरल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगर नहीं मानते हो तो कोर्ट इसको जबरदस्ती मनवा नहीं सकती। लीगली नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, इसमें कोर्ट इन ड्यूटीज को नहीं मानने पे पेनल्टी या फिर पेनलाइज नहीं करेगी, आपको सजा नहीं दे सकती। ये नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। लेकिन ये क्रूजल है नेशनल बिल्डिंग, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनका यूज। अगर हम देखें तो ये इंस्पायर्ड किस चीज से है, ये हमें कहां से आइडिया आया है, कि हमें हमारी गवर्नमेंट को कहां से आइडिया आया 1976 में इंदिरा गांधी को कि इसको हमारे संविधान का हिस्सा बनाया जाए। तो वहां पे देखा गया कि हमारा जो अष्टवाइल यूएसएसआर था, जो कि 1990 के आसपास में खत्म हो गया, यूएसएसआर, सोवियत रशिया, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी। वहीं से इंस्पिरेशन लेकर के हमने अपने संविधान में इसको ऐड किया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, क्योंकि राइट्स को बैलेंस करने के लिए, जहां पे राइट्स होती हैं वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होनी चाहिए। अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां चलती है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। इस चीज को लेकर के इसको संविधान का पार्ट बनाया है। अब ये है कि इन्हीं सारी ड्यूटीज को समझना हर एक इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी है।
हमारा हर भारतीय नागरिक इन सभी कर्तव्यों को समझे और इनको पालन करें, जिससे कि हमारा देश जो है तरक्की भी कर पाए और एक भी बना रहे, हम भाईचारे से रह भी सके देश में। इसके लिए इन ड्यूटीज को फॉलो करना हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक हमें कांस्टेंट रिमाइंडर भी प्रोवाइड करती है, हमें याद दिलाती रहती है एज ए सिटीजन कि हमें देश के वेलफेयर में, नेशनल वेलफेयर में, देश की तरक्की में, देश के जो भी देश के लिए बोनाफाइड है अच्छी चीजें हैं, उसके लिए हम लोग कंट्रीब्यूट करते रहे एज ए सिटीजन। हम एज ए नागरिक भी उसमें योगदान देते रहे। हमारे सबके कंट्रीब्यूशन से ही जो है देश में कुछ बेटर हो सकता है। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें, ये आया कहां से आइडिया? तो जो हमारी इमरजेंसी चल रही थी इंदिरा गांधी की के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी, उसमें एक कमेटी बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उस कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी कि हर नागरिकों के जहां हमने राइट्स दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए उसको, जो कि इमरजेंसी के समय 1975 से 77 के समय एक जरूरत हुई कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए सिटीजन्स के लिए, मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी उस समय पावर में थी, तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने रिकमेंडेशंस दी, जिसने सलाह दी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाएं, संविधान में चेंज किया जाए। और उन्होंने कमेटी ने सजेस्ट किया कि कुछ चीजें इंक्लूड की जाए, एक अलग सेपरेट चैप्टर इंक्लूड किया जाए जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कंसेप्ट जोड़ा जाए। ये मानते थे कि जो सिटीजन है उनको सिर्फ राइट्स नहीं होने चाहिए, उनको अपनी ड्यूटीज भी पता होना चाहिए, उनको अपने कर्तव्य भी पता होना चाहिए। उनको सिर्फ अधिकार ना मिले, कर्तव्य भी साथ में मिले कि उन्हें भी उनका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। इनके रिकमेंडेशन पे ही जो है ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज दोनों बैलेंस हो सके। राइट नाउ इन सभी ड्यूटीज को ऐड करने के लिए हमने देखा कि 42nd अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 1976 में किया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें ये सारी ड्यूटीज जोड़ी गई हैं स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ी है, जो कि पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ये याद करने वाली चीज है। कहां जोड़ा गया इसको? पार्ट 4A आर्टिकल 51A यहां पे ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इस पार्टिकुलर चीज की लोकेशन अगर देखनी हो तो पार्ट 4A आर्टिकल 51A में इस चीज को जोड़ा गया है, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से कर किया गया है। शुरुआती तौर पे 10 ड्यूटीज सिर्फ जोड़ी गई। बाद में 2002 में एक अमेंडमेंट आया जिसको 86th अमेंडमेंट कहते हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2002 में। यहां पे हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी, जिसको कहते हैं जस्ट उसी समय राइट टू एजुकेशन इवॉल्व हो रहा था। ये फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, जहां पे हर पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर पेरेंट की, कि वो अपने 6 से 14 फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के अवसर प्रदान करें, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उनके 6 से 14 साल के बच्चों को हर पेरेंट प्रोवाइड करें। इसके लिए ये चीज ऐड की गई। नाउ जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जिससे कि 11वीं ड्यूटी आई। वो ड्यूटी है कि हर पेरेंट की ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, जो कि अब कुल मिलाकर के 11 ड्यूटीज हो गई हैं। इनिशियली उन्होंने 10 ड्यूटीज ही रखी हुई थी। 2002 में एक अमेंडमेंट करके 11th ड्यूटी, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसको ऐड किया गया है। अगर हम देखें तो आज भी ये जो है एक जो इसमें हम इसका काम देखें तो नेशनल बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सिटीजन को प्रमोट करता है। ये
हम राष्ट्र निर्माण में हमारे नागरिक किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए, ये ड्यूटीज हमें बार बार उस डायरेक्शन में याद दिलाती रहती हैं। नाउ देन अब इनके मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट हार्मनी, भाईचारे को बढ़ावा देना। हम किसी भी आधार पे सिटीजन देश के भीतर ना लड़ें, क्योंकि किसी भी परिवार में अगर दो भाई या भाई बहन पेरेंट्स के बीच आपस में तनाव रहता है या झगड़े होते हैं तो उस परिवार की ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाती है। वैसे ही अगर हमारे देश में भी अगर हम हमारे सिटीजन्स ही आपस में लड़ते रहेंगे, अदर रिलीजन के आधार पे, धार्मिक आधार पे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का है, दूसरा दूसरे धर्म का है, धार्मिक आधार पे हम एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, या फिर क्षेत्रवाद के आधार पे झगड़ते रहेंगे कि हम इस राज्य के हैं, वो साउथ के हैं, ये नॉर्थ के हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो दिल्ली के हैं, वो कश्मीर के हैं, इस आधार पे अगर हम झगड़ते रहेंगे आपस में, या फिर लिंग्विस्टिक आधार पे कि वो कन्नड़ बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, वो मराठी बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, वो तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, इस आधार पे हम एक दूसरे की कॉलर खींचेंगे, एक दूसरे को मारपीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी देश की ग्रोथ को हम रोक रहे हैं। सभी लोग मिलकर हम अपने ही पैर के नीचे से जमीन खिसका रहे हैं। तो इसके लिए हम हमारी हार्मनी, हमारी सद्भाव, हमारा आपसी प्रेम को बढ़ावा दें, उसी के बाद हम जो है देश को प्रमोट कर पाएंगे, देश को जो है देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हम भाईचारे को बढ़ाएं, हम ब्रदरहुड को बढ़ाएं, हम ऐसे प्रैक्टिसेस को छोड़ दें जिससे कि जो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डेरोगेटरी हो, जिस तरीके से हम जैसे कहते हैं अनटचेबिलिटी, जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छोटा मान रहा होता है, जहां पे कास्ट सिस्टम या फिर रिलीजियस बेसिस पे हम किसी को अगर सेग्रीगेट करते हैं, उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो ये ऐसी सारी प्रैक्टिसेस को हम छोड़ दें, क्योंकि हमें हार्मनी बढ़ानी है, भाईचारा बढ़ाना है, ब्रदरहुड बढ़ाने के लिए, जिससे कि हम रिलीजियस या लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे किसी भी तरीके से हम ऐसे डेरोगेटरी, जो कि ऐसी सब प्रैक्टिसेस को भी छोड़ दें जो महिलाओं के लिए डेरोगेटरी है, महिलाओं के लिए जो नेगेटिवली उनको इंपैक्ट करती हैं, ऐसे सभी हम प्रथाओं को भी छोड़ दें, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की आधी आबादी है। उनके अपने इंडिविजुअल ग्रोथ, उनकी स्वयं की ग्रोथ के बिना, उनकी मानसिक ग्रोथ, उनकी शारीरिक ग्रोथ, उनकी भौतिक ग्रोथ, उनकी आर्थिक ग्रोथ, हर तरीके से उनको ग्रो किए बिना हम अपने समाज को, हमारी सोसाइटी को ग्रो नहीं कर सकते। हमने देखा है यूरोपियन सोसाइटी आज अपने चरम पे है और अपने वेलबीइंग में सब बहुत उच्च स्तर पे है। तो वो सोसाइटी में एक बड़ी चीज ये है कि वहां पे महिलाएं भी इंडिविजुअली ग्रो कर रही हैं, इमोशनली ग्रो कर रही हैं, मेंटली ग्रो कर रही हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रही हैं, एजुकेशनली ग्रो कर रही हैं, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है काम करने की। तो वहां पे इसलिए उनकी सारी आबादी कंट्रीब्यूट करती है देश के ग्रोथ में, और जिन देश में महिलाएं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं उनकी ग्रोथ में, या फिर महिलाएं वहां पे सक्षम नहीं है, पावरफुल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वहां उस देश की ग्रोथ बहुत डिफिकल्ट है। तो ये देखा गया कि ऐसी सब चीजों को हम छोड़ दें जो कि डेरोगेटरी है फीमेल्स के लिए, वीमेन के लिए। हम सामाजिक एकता को बनाए रखें, हम जेंडर इक्वालिटी पर भी ध्यान दें, हम जो है जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान दें और इसको हम बनाए रखें। हम सिटीजन आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, हम आपस में क्षेत्रवाद पे, रिलीजन पे या लिंग्विस्टिक लाइंस पे एक दूसरे से ना झगड़े। हम इस बात पे ना झगड़े आपसी में कि वो हमारा जो व्यक्ति है, भाई है, वो हिंदी बोलता है, मराठी बोलता है, वो उस पर्टिकुलर रीजन से है, वो उस पर्टिकुलर रिलीजन से, इन आधारों पे हम ना झगड़े। हम जो है डाइवर्स कम्युनिटीज में यूनिटी बनाए रखें, अलग अलग कम्युनिटीज में, समुदायों में यूनिटी को बनाए रखें। इन सब चीजों को ये प्रमोट करता है। ऐसे सब चीजों को हम छोड़ दें, ऐसे सभी कस्टम्स, रीति रिवाजों को छोड़ दें जो वीमेंस को डिग्रेड कर रहे हैं, जो वीमेंस को जो है छोटा और नीचा बताने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में, जिससे सोसाइटी में सोशल रिस्पेक्ट बनी रहे। अगर हम देखें, और इसका एक और है, एक पक्ष भी है कि हम वैल्यू को प्रिजर्व करना चाहते हैं।
हम कंपोजिट कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, हमारे संस्कृति को, हमारी जो है हेरिटेज है, जिस तरीके से हमारी इतिहास है, हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सबको हम प्रिजर्व करें, इनको तोड़े नहीं। जिस तरीके से हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, लाल किला है और वेरियस मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको हम प्रिजर्व करें, इनको बचाए रखें, संरक्षित करें, हमारी वैल्यूज को बचाए रखें, हमारे कल्चर को हम बचाए रखें, रिच हेरिटेज को हम प्रिजर्व करें, हमारे कंपोजिट कल्चर को हम प्रिजर्व करें, कहीं का कल्चर हमारा खत्म ना हो जाए, किसी भी क्षेत्र का कल्चर हमारा चेंज ना हो। सो इंडिया को जाना जाता है डाइवर्सिटी के लिए, उसके अलग अलग ट्रेडिशंस के लिए, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। ऐसा कहा जाता है भारत में कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोस कोस पे पानी बदलता है और 2 कोस पे वाणी। कोस का मतलब अप्रोक्स 3 किलोमीटर, हर 3 किलोमीटर पे यहाँ पे पानी बदलता है भारत में, वाटर। हर 3 किलोमीटर पे आप पानी चेक करेंगे, अलग मिलेगा आपको, अलग उसका टेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे हर 6 किलोमीटर में आपको भारत में जो लैंग्वेज है या डायलेक्ट है, लैंग्वेज कहना ठीक नहीं है, डायलेक्ट हमें अलग मिलेगा। हम अगर कहें तो भारत के हर 6 किलोमीटर पे आपको अलग एक बोली मिलेगी, उस क्षेत्र की पार्टिकुलर बोली मिलेगी। आप हर 10-20 किलोमीटर जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो सिमिलर नहीं बोल रहे हैं, एक जैसा नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका डायलेक्ट अलग है, बोलने का तरीका अलग है, शब्द शैली अलग है, सब चीजें अलग है। यहाँ पे कोस कोस पे पानी बदलता है भारत में, और हर दूसरे कोस पे वाणी बदलती है, भाषा बदलती है। तो हमारे उन सभी भाषाओं को भी प्रिजर्व करें, आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व करें, हमारी कलाओं को प्रिजर्व करें। हम इन सभी हमारे सिटीजन्स हैं, इनको हम ये बताएं कि हमारी यूनिक कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें जो है। देन हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी आर्टिस्टिक हेरिटेज है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं, डाइवर्स कल्चरल प्रैक्टिस हैं, अलग अलग जो हमारी सांस्कृतिक एक्टिविटीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, कलेक्टिवली ये इंडिया को कलेक्टिवली डिफाइन करती हैं। इंडिया मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स कहते हैं इसको, इसलिए इन सभी से मिलकर भारत बनता है। इसलिए इन सभी को बचाएं हम, तभी हमारा जो भारत की कंपोजिट कल्चर है इसको हम बचा पाएंगे। इसलिए हमें हमारे पास्ट को वैल्यू करना है, और जिससे कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, हमारे कल्चर की इनरिचमेंट हो फ्यूचर जनरेशंस के लिए, हमारी अगली जनरेशंस को एक डाइवर्स कल्चर मिल पाए, जिससे हमारे नेशनल प्राइड और अंडरस्टैंडिंग, देश की समझ और देश का सम्मान को हमें स्ट्रेंथ मिले। नाउ इसमें हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की भी बात हो रही है। ये हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ये कहता है कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसको इंप्रूव और प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं और हमारी वाइल्ड लाइफ है। हम कहने को हमारी रिवर्स को माँ कहते हैं, मदर कहते हैं, गंगा, यमुना। और अगर हम देखें तो दूसरे यूरोपियन या डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें, जहां पे वो माँ नहीं कहते हैं रिवर्स को, उनकी रिवर बहुत नीट एंड क्लीन है। हमारी रिवर्स में सारा हमारा जो सिटीज का कचरा है, बिना कोई उसमें डिस्टिलेशन के, सारे शहरों का जितना सीवेज होता है सारा फेंक दिया जाता है। और अगर हम देखें तो हमारी फैक्ट्रीज से, कंपनीज से अनट्रीटेड केमिकल का जो वेस्टेज होता है उसको भी अनट्रीटेड नदियों में डाल दिया जाता है। हमारे सिटीजन्स भी उतने अवेयर नहीं है, इसलिए कचरा भी जो है जहां पे अवसर मिलता है वहां पे नदी में, उसको नदी को ऐसे डस्टबिन हम सब लोग मिलके देखते हैं कि जितना भी कचरा हमारे घर में, फैक्ट्रीज में, शहर में निकले, हम नदी में डाल के हमारा काम खत्म हो जाए। और उसी नदी को अगर हम देखें आगे चल के, वही हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फिर से पानी प्रोवाइड कर रही होती है। अगर हमने हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में एक कुआं है, वेल है, उस कुएं में हम घर का सारा कचरा डाल देंगे और अगली सुबह उसी कुएं से अगर हम पानी निकाल के पिएंगे तो हमें बिल्कुल साफ पानी नहीं मिलने वाला है। कुछ दिनों के बाद हमें कीचड़ सा, गंदा सा, नाली सा पानी मिलेगा। इसलिए हमें हमारी नदियों को प्रोटेक्ट करना है, हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमारे तालाबों को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी डाइवर्सिटी और हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, हमारे जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करना है।
इस तरीके से हमें जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो जीवित जीव हैं, उनके लिए कंपेशन, प्रेम की भावना, करुणा की भावना दिखानी है, कंपेशन दिखाना है। हमें जीव जंतुओं को बिना कारण से नहीं मारना।